नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। अभी आप दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम दिन भर की जो बड़ी अपडेट है वो आपके साथ साझा करते हैं। जो इस तरह की घटनाएं कोई हों, अनयूजुअल हों या कोई बड़ी पॉलिसी डिसीजन हो तो उनका विश्लेषण करते हैं। आज सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर वो है राइडर के मामले की। 80 दिन के बाद, आप देखिए कि 80 डेज के बाद, यानी कि मुख्यमंत्री की घोषणा के 80 दिन के बाद अब इस मामले में कोई ब्रेक थ्रू निकला है। और इस ब्रेक थ्रू को अब हम आपके साथ आज साझा करेंगे पूरी डिटेल के साथ कि फाइल किस तरह से राइडर वाली क्लियर हुई है और इसमें अगली नोटिफिकेशन कब होने वाली है, किन किन कैटेगरीज को इसका फायदा होगा। और सबसे बड़ा इसमें जो एक क्वेरी है, सबसे बड़ा सवाल है, क्या 3 जनवरी 2022 जो एक कट ऑफ डेट थी नए पे रिवीजन रूल्स लागू होने की, वो डेट किस तरह से एनफोर्स हो रही है और उस डेट का जो एक फायदा है वो कर्मचारियों को किस तरह से अब मिलेगा। ये पूरी डिटेल आपके साथ साझा करेंगे। आज मैक्सिमम जो टाइम है वो इसी के ओरिएंटेड रहेगा, क्योंकि जो राइडर का मामला था, 2 साल का राइडर, बहुत सारे जो कर्मचारी थे, कईयों को जो सरकारी सेक्टर में यानी कि नहीं भी हैं, उनको भी इस शब्द से एक तरह से अब सभी को ज्ञान हो गया था कि ये राइडर है क्या। और राइडर लगा था उस वक्त में जब पिछली बार पे कमीशन दिया गया था और ओवर एंड अब जो पे रिविजन्स हुआ था पंजाब सरकार ने, जब अकालियों की वहां सरकार थी जिन्होंने अपने कर्मचारियों को एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए, सभी को नहीं दिया लेकिन जिनकी जो वोट में वैल्यू ज़्यादा थी, यानी कि जो ज़्यादा ऑर्गेनाइज थे, उनको ये लाभ दे दिया था। और उस लाभ के बाद फिर हुआ ये कि यहाँ जो बीजेपी की सरकार थी और जो चुनाव में जाने से पहले उस वक्त के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी ये अनाउंस कर दिया था कि हम भी अपने कर्मचारियों को ये हायर ग्रेड पे का लाभ देंगे। लेकिन पंजाब ने भी सभी कर्मचारियों को नहीं दिया, हिमाचल ने भी सभी कर्मचारियों को नहीं दिया, और जिनको दिया उनको जब देने की बारी आई तो उस वक्त फिर जो 2 साल का राइडर है वो उसको साथ में लगा दिया गया। राइडर का मतलब ये कि उसमें इस तरह से लगा दिया गया कि हायर ग्रेड पे तो देंगे जो पंजाब ने दी है, लेकिन रेगुलर सर्विस के 2 साल के बाद। तो इस राइडर की वजह से जो कर्मचारियों को फिर नुकसान हुआ। और अब जब नया पे कमीशन लागू करने की बारी आई तो उसमें भी जो मामला है वो इस तरह से ले लिया गया अब कि जो राइडर है वो किसको मिलेगा, किसको जो लाभ है इसका वो किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। आज जिसमें ब्रेक थ्रू का एक खबर है और ये हम आपके साथ साझा करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अब नए डायरेक्टर कौन हैं। ये अब आज ही एक ऑर्डर था, हालांकि एक ऑर्डर साथ में ये भी हाई कोर्ट से आया था कि जो प्रेजेंट प्राइमरी जो एलिमेंट्री एजुकेशन में डायरेक्टर हैं उनकी एक केस की वजह से जो सैलरी है वो रोक दी जाए। हालांकि कल उसमें एक कंप्लायंस रिपोर्ट दायर होनी है, इसलिए हम उस खबर को उस तरह से अभी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कंप्लायंस रिपोर्ट के बाद हो सकता है कि हाई कोर्ट उसमें उस तरह का ऑर्डर ना करे। सीएम और नेता प्रतिपक्ष की जो आपस में जुबानी जंग है वो अब ऐसे दौर में आ गई है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त की सिलेक्शन थी वो इसमें फंस सकती है। आज पूरे दिन इसमें क्या घटनाएं हुई हैं वो आपको बताएंगे। बीजेपी एमएलए चंडीगढ़ जा रहे हैं, सीएम दिल्ली जा रहे हैं, वजह एक ही है, वो भी आपको बताएंगे। प्रतिभा सिंह मंडी में थी, उसके बाद अब कुल्लू का दौरा शुरू होगा, वो आपको अपडेट देंगे। पीडब्ल्यूडी की भर्तियों की बात करेंगे, क्योंकि जो वैकेंसी पोजीशन है सरकार को चिट्ठी लिखी गई है और ये चिट्ठी लिखने के दौरान और उसमें क्या क्या बातें उसमें ली गई हैं वो आपको बताएंगे। और साथ में जो जल शक्ति विभाग में करुणामूलक वाले फंस गए हैं उनका अब क्या होने वाला है वो भी आपको जानकारी देंगे। एनएचएम के कर्मचारियों ने हड़ताल टाल दी है, लेकिन किस शर्त पे टाली है वो बताएंगे। प्राइवेट बस ऑपरेटर कोर्ट जाने वाले हैं, वजह क्या है वो बात करेंगे। पानी के झगड़े में अब टूरिज्म कैसे पार्टी बन गया है वो भी आपको बताएंगे। कोविड रिपोर्ट की बात करेंगे, मौसम बताएंगे, मौसम आगे जो मॉनसून है वो कब आने वाला है, और आपके सवाल लेंगे आखिर में। इसीलिए जो हमारे दर्शक अभी तक जुड़ गए हैं उनसे मेरा आग्रह है कि जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो इसी बुलेटिन की जो कमेंट बॉक्स है उसमें डालें। जो अलग से एक वो एक क्रम रहता है आप लोगों का, कई व्हाट्सएप के जरिए ले लेते हैं बात, कई वो उससे बचें। और इस कमेंट बॉक्स में डालने का मैं इसलिए आग्रह करता हूं क्योंकि हमारी टीम फिर इसको देखने के बाद अपनी अपनी बीट के अनुसार इसकी जो एक्टिविटी है वो रूटीन में करती है
और जो क्वेरीज का रिप्लाई है फिर हम उस पर काम करते हैं। तो ये है कोविड की। जहां तक बात है, आज जो कोविड की रिपोर्ट है उसके मुताबिक कल जो 213 के आसपास केस पहुंच गए थे, आज भी लगभग मामला उतना ही है, क्योंकि वजह यह है कि आज जितने नए केस मिले हैं 40 नए केस मिले हैं, 39 रिकवर हुए हैं, इसलिए टोटल एक्टिव केसेस जो हैं वो 213 ही हैं, क्योंकि एक डेथ भी आज रिपोर्ट हुई है और एक एडमिशन हुई है हॉस्पिटल में। तो टोटल एडमिटेड हॉस्पिटल में 5 लोग हैं और अभी तक 25 हॉस्पिटलों में हम एडमिशन की फैसिलिटी दे रहे हैं हिमाचल में। और जो आज एक डेथ सिर्फ नई रिपोर्ट हुई है, उस डेथ का जो कांगड़ा में 87 ईयर के मेल हैं, कोविड रिलेटेड निमोनिया इनको था और उस वजह से ये डेथ हुई, इसीलिए टोटल डेथ अब 4120 हो गई है। ये मामला कोविड का है और इसमें अनयूजुअल जो ग्रोथ है अभी हमें नहीं दिख रही है। जहां तक बात दूसरी है वो मौसम की है। जो मॉनसून के आने की डेट जो एक्सपेक्टेड 20 जून की थी वो अब 27 जून है, इसलिए 27 जून से पहले जो प्री मॉनसून शावर होता है वो कई जगह हो सकता है। वो एक रूटीन अब मौसम की एक एक्टिविटी रहती है, तो उससे आप उस तरह से इस व्यवस्था को देखें। अब पानी के झगड़े में जो एक टूरिज्म को पार्टी बना दिया गया है, ये शिमला शहर का पानी का जल संकट है। हाईकोर्ट में केस चल रहा था, हाईकोर्ट ने आज टूरिज्म डिपार्टमेंट को इसमें पार्टी बना दिया है, प्रतिवादी बनाया है और ऑर्डर किए हैं कि 31 मई तक शिमला और इसके आसपास के जो होटल हैं उनकी जानकारी दें और ये बताएं कि उनकी सच में जो वाटर की उनकी रिक्वायरमेंट है और जो ज़रूरत है वो क्या है। और इसके साथ साथ जो याचिका थी, इसमें जल प्रबंधन निगम जो शिमला वाला है इसको आदेश दिए हैं कि कोर्ट के समक्ष वर्षा जल, प्राकृतिक जल स्रोत और पुरानी बावड़ियों के सही उपयोग करने संबंधी जरूरी सुझाव रखे जाएं। 31 अगस्त को इसमें सुनवाई होगी अब मैटर में। उससे पहले शिमला में हालांकि वाटर सप्लाई की जो स्थिति है वो थोड़ी इंप्रूव हो गई है। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की बात करें तो वो अब हाई कोर्ट जाने वाले हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने उनकी ऑब्जेक्शंस को इग्नोर करते हुए एचआरटीसी ने ऑर्डर कर दिया अपनी बसों में महिलाओं को 50% किराया माफी की। पहले 25% था, अब 50 कर दिया और 1 जुलाई से इसको मुख्यमंत्री लॉन्च कर रहे हैं शायद धर्मशाला से, और वो शेड्यूल अब आने वाला है। इसी को जो प्राइवेट बस ऑपरेटर हैं उनको ये तर्क है कि सरकार, क्योंकि एचआरटीसी भी एक ऑपरेटर है और प्राइवेट बस ऑपरेटर भी एक ऑपरेटर हैं, तो जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको सरकार अपनी किसी भी स्कीम या अनाउंसमेंट के जरिए डिस्टर्ब नहीं कर सकती, इसीलिए ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए अब हाई कोर्ट जा रहे हैं। तो ये मामला भी लीगल कॉम्प्लिकेशन में जाने वाला है और इसमें इसलिए भी जाना है अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कोई डायरेक्शन दे रखी है। अब वो किस तरह से इस केस में इंप्लाई होंगी ये पता लगेगा जब ये हाई कोर्ट में अपने क्लेम को लेकर जाएंगे। आगे बात करते हैं एनएचएम कर्मचारियों की। एनएचएम कर्मचारियों को लेकर आज जो एक डिसीजन इन्होंने अपने आप लिया है वो ये कि इन्होंने अपनी हड़ताल जो पॉसिबल थी आगे वो टाल दी है, जो अनाउंस की गई थी। 5 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई थी उसने सरकार को पॉलिसी का ड्राफ्ट सौंप दिया है। सर्व शिक्षा अभियान की तर्ज पर यह पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया गया है। इस ड्राफ्ट को अगर जल्द पॉलिसी लागू हो जाएगी तो फिर ये हड़ताल पे नहीं जाएंगे, ऐसा इन्होंने आज कहा है। 1700 के आसपास ये कर्मचारी हैं, 1700 इनकी संख्या है और इसमें 20 से 22 वर्षों से ये अपनी लिए मांग कर रहे हैं। 27 जनवरी से इन कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर आंदोलन भी किया था। उसके बाद ये कमेटी इस तरह से बनाई गई है और इस कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट देने के बाद अब इसमें आगे क्या होता है वो फिर आगे पता लगेगा। अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी में भर्तियों की। पीडब्ल्यूडी से एक चिट्ठी लिखी गई है आज सरकार को और वो है उनके यहाँ जो रिक्तियां हैं उनको लेकर। जो रिक्तियां हैं उनको लेकर भरने को लेकर पीडब्ल्यूडी ने आग्रह किया है, क्योंकि उनको फिर अपना जो रूटीन कामकाज है उसको चलाने में मुश्किल होती है। 1310 पोस्ट फंक्शनल पद हैं जिनको इमीडिएट भरने की मांग पीडब्ल्यूडी ने की है। सुबह प्रिंट की फॉर्म में आप ये खबर विस्तार के तौर पे दिव्य हिमाचल में देख सकते हैं। वैसे जिन लोगों को दिव्य हिमाचल ई पेपर के जरिए रात को ही 1 बजे के आसपास चाहिए हो वो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन हमारी ले सकता है अपने जिले के एडिशन के हिसाब से। 45 रुपीज़ जो सब्सक्रिप्शन महीने की है उसको आप ऑनलाइन भी ऑप्ट कर सकते हैं। फ्री में ई पेपर हमारा नहीं मिलता, इसलिए मैं आपको ये जानकारी ऐड कर रहा हूं। लेकिन कल आप इसमें जो पीडब्ल्यूडी की भर्तियां हैं उससे रिलेटेड विस्तृत खबर देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो महत्वपूर्ण है वो है जल शक्ति में जो करुणामूलक के आवेदन फंसे हुए हैं। और ये आवेदन इसलिए क्योंकि ये 500 से ज्यादा लगभग एप्लीकेशंस होंगी जिनको अभी सेटल करना है इन्होंने।
वजह यह है कि जो बेलदारों की पोस्ट के अगेंस्ट ही अपॉइंटमेंट होती थी, बेलदारों की जो पोस्ट है वो डाइंग काडर में जल शक्ति विभाग में डाल दी गई थी। इनकी जगह पैरा वर्कर पॉलिसी लाई गई थी, पैरा वर्कर भर्तियां हो गई थी, पैरा वर्कर काम अभी कर रहे हैं। नई जो पोस्ट है पैरा वर्कर की 4000 की, वो नई आने वाली है, अगली कैबिनेट में ये भी आ जाएंगी। ऐसे में जो करुणामूलक वाली भर्तियां हैं वो कैसे होंगी और किस पद पर होंगी, ये फाइनेंस में फाइल भेजी गई थी। अब जब पैरा वर्कर पॉलिसी के लिए अगली कैबिनेट में जो ये मैटर आएगा, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि उसी कैबिनेट में इसको लेकर भी बात हो जाए, ताकि कम से कम मैटर क्लियर हो जाए कि जो करुणामूलक के लोग जो इंतजार भी कर रहे हैं लोग कि बाकी विभागों ने कर दिया, लेकिन जल शक्ति में इंतजार हो रहा है अभी भी कि कैसे नियुक्तियां होंगी। दूसरी बात यह कि जो इस बार सरकार ने करुणामूलक भर्तियों में क्लास 4 में बहुत से आवेदन क्लियर करने के लिए जो वन टाइम छूट दी थी, 5% सीलिंग में भी जो विभागों ने HOD ने जो परमिशन लेनी होती थी फाइनेंस से, उसमें भी छूट दे दी थी। उन सारी छूट को वापस ले लिया गया है, वो कोई रिलैक्सेशन अब नहीं है, इसीलिए अब पुरानी पॉलिसी लागू हो गई है। तो अब उस तरह से फ्रीक्वेंट अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगी। इसी वजह से अब ये कैबिनेट में जब ये मैटर जाएगा तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनको एक साथ ये मैटर सेटल कर लेना चाहिए कि इस मैटर को किस तरह से आगे लागू किया जाएगा। अगली बात जो है वो पॉलिटिकल अब ले लेते हैं। पहले तो प्रतिभा सिंह को लेकर बात करेंगे। प्रतिभा सिंह आज मंडी में थी। मंडी में इसलिए थी क्योंकि मंडी में इनका दौरा था, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी वहीं थे। और उसके बाद अब जो प्रतिभा सिंह हैं वो अब इसके बाद कुल्लू जाने वाली हैं और 24 से इनका अपना जो दौरा है वो कुल्लू का शुरू हो रहा है। कुल्लू का जो ये दौरा है, इसका जो शुरुआत का मतलब ये है कि इसी तरह के जो इंसिडेंट कांग्रेस की जहां भी बैठक होती है जो सबकी नज़र रहती है, सिरमौर में तो हालांकि कुछ और ही हो गया था, उसके बाद पूरी जो कमेटी है वो भंग करनी पड़ी सिरमौर वाली, और अब ये आज मंडी वाली लगभग ठीक रही। लेकिन मंडी में मुख्यमंत्री को लेकर जो बयान नेता प्रतिपक्ष ने दे दिया, उसकी वजह से ये मंडी वाला इशू था वो अब फ्लेयर अप हो गया है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो अभी जो इंपॉर्टेंट है बात वो ये है कि जो कुल्लू का दौरा 24 से शुरू हो रहा है और उसके बाद इनका आगे कहां तक एक्सटेंड होता है, क्या लाहौल स्पीति का भी इसके साथ ही होता है, वो हम आपको बाद में अपडेट करेंगे। लेकिन इसके साथ जो दूसरी बात है वो बीजेपी MLAs की है जो कल चंडीगढ़ बुलाए गए हैं। 3 बजे चंडीगढ़ में बैठक है, हो सकता है हरियाणा वाले MLA भी यहां हों और ये ज्वाइंट बैठक भी हो सकती है। कल दरअसल त्रिदेव सम्मेलन बीजेपी का सोलन में है जिसमें मुख्यमंत्री जाएंगे। पहले सुबह यहाँ राजभवन में जो नए चीफ जस्टिस हिमाचल के आए हैं अमजद ए सईद, ये इनको बॉम्बे हाई कोर्ट में ये जज थे, वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं, यहाँ अब ये चीफ जस्टिस होंगे। और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 27वें मुख्य न्यायाधीश ये होंगे। और इनके बाद इस ओथ के बाद राजभवन में ये शपथ होगी। मुख्यमंत्री फिर सोलन जाएंगे जहां नरेंद्र तोमर आ रहे हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं। वो त्रिदेव सम्मेलन शिमला संसदीय क्षेत्र का है, बाकी तीनों संसदीय क्षेत्र के जो सम्मेलन है बीजेपी के हो चुके हैं। और अब जब ये यहाँ आएंगे तो उसके बाद सोलन के बाद मुख्यमंत्री चंडीगढ़ जाएंगे क्योंकि वहाँ भाजपा MLAs की बैठक है। ये बैठक करने के बाद सीएम हिमाचल भवन में रात को रुकेंगे और अगले दिन सुबह दिल्ली जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा भी और जो विधायकों का चंडीगढ़ दौरा भी, ये दोनों राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। 18 जुलाई को वोटिंग है, 21 को रिजल्ट है, नॉमिनेशन अब शुरू हो गए हैं। और इसीलिए ये जो, क्योंकि इस बार बीजेपी बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है, एनडीए की जो प्रत्याशी हैं जिनको इसमें नॉमिनेट किया गया है, द्रौपदी मुर्मू जो झारखंड की राज्यपाल थी इससे पहले, और इसके लिए जो जितनी सेंसिटिविटी है उसी कारण MLAs भी बुलाए गए हैं और मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया है। तो ये जो एक्टिविटी है वो सीएम की रहने वाली है। 24 को सीएम दिल्ली में होंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। 25 को सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। अगर शाम को नहीं आ पाए तो फिर कैबिनेट की बैठक की टाइमिंग को लेकर भी फिर बदलाव किया जा सकता है। लेकिन कल चंडीगढ़ में जो MLAs बुलाए गए हैं वहां शायद व्हिप भी जारी हो जाएगा, तो सारी जो वोटिंग कैसे होनी है, कोई भी वोट वेस्ट ना हो, इन सारी चीजों को लेकर ये बातें होंगी। इसके बाद अगली बात करते हैं मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बीच में जो जंग चल रही है उसको लेकर। ये जुबानी जंग है।
शुरुआत हुई थी नेता प्रतिपक्ष से, जिन्होंने ये बयान दे दिया था कि हमने मुख्यमंत्री को जो कहा तो उन्होंने ये था कि हमने जयराम को घर में घुसकर मारा है। वो रेफरेंस था विधानसभा लोकसभा के जो उपचुनाव हुआ था उसको लेकर और जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उनको लेकर। और उसके बाद चीज़ें इतनी खराब होती गई कि आज मुख्यमंत्री ने किन्नौर से कह दिया कि उसमें रेफरेंस आ गया परिवार का, टब्बर शब्द का यूज़ कर लिया। और फिर उसके बाद उसी टब्बर को रिलेट करते हुए मंडी से नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही वो भी जो व्यक्तिगत हमला एक तरह से था। जो ये जो निजता का अधिकार है ये अब इस बयानबाजी में टूट रहा है और इस कारण ये पॉलिटिकल स्फीयर में अब चर्चा की बातें हो रही हैं। जो चीज़ें कई बार जो एक लेवल तक ढकी रहती हैं, लेवल तक दबी रहती हैं, जब इस तरह की पॉलिटिकल बयानबाजी होना शुरू हो जाती है तो फिर ये चीज़ें बाहर आ जाती हैं। अब विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, चुनाव से पहले इस तरह का जो बयान है एक दूसरे के प्रति, उसकी वजह से जो माहौल है फिर से वहीं चला जाएगा जहां एक बार हिमाचल में रह चुका है। आप देखिए, जब वीरभद्र सिंह चुनाव लड़ते थे तो वीरभद्र सिंह का परिवार और जो प्रेम कुमार धूमल के परिवार के बीच में जो बयानबाजी से समझिए या फिर पॉलिटिकल राइवलरी समझिए, वो इस तरह की रहती थी कि कुछ भी अपेक्षित किया जा सकता था। लेकिन अब यहाँ भी बात जो है वो ना केवल कामकाज, परिवार, चरित्र और कई तरह के चीज़ों पर उलझ गई है। हालांकि इससे बचना चाहिए। हिमाचल का पॉलिटिकल माहौल बहुत मुश्किल से ऐसे वक्त में ठीक हुआ है जब जो ये बदले की राजनीति वाला जो काम है वो ख़त्म हुआ है और वो इसी कार्यकाल के दौरान ये सारी चीज़ें ठीक हुई। लेकिन उसके बाद अब फिर से वहीं बात पहुंच रही है। लेकिन इस सारी बयानबाजी और जो आपस में जो ये एक क्लैश बना है, इसके कारण राज्य के जो नए मुख्य सूचना आयुक्त का चयन है वो अब फंस गया है। फंसा इसलिए है कि 25 तारीख को कैबिनेट की बैठक थी और 25 तारीख को ही मुख्यमंत्री ने जो नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए चयन समिति की बैठक है वो कॉल करने को कहा था। इस चयन समिति में मुख्यमंत्री अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष मेंबर हैं और जो कैबिनेट मंत्री हैं गोविंद सिंह ठाकुर वो भी मेंबर हैं। अब अगर जो इस लेवल पे बात चली गई है, क्या इसके 2 दिन बाद, जो आज हो चुका है उसके 2 दिन बाद क्या नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री आमने सामने किसी कमेटी में बैठेंगे? ये पहला सवाल है। पता लगेगा कि 25 को ये बैठक हो पाती है या नहीं। और इसको लेकर, क्योंकि सीआईसी को लेकर जो दावेदार हैं उसमें सबसे बड़े प्रबल दावेदार जो हमारे जो अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग हैं, अभी ऊर्जा विभाग भी देख रहे हैं, आरडी धीमान हिमाचल के ऊना से ही आते हैं, हिमाचल कैडर के ही अफसर हैं और ऊना से ही आते हैं, ऊना से ही नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हैं। क्या ये जो व्यक्तिगत फाइट शुरू हो गई है दोनों लोगों के बीच में, इसको इग्नोर करते हुए क्या मुकेश अग्निहोत्री अब इस बैठक के लिए आएंगे? वो एक बात है। अगर आएंगे तो फिर ये बात कैसे माहौल में होगी, क्योंकि वैसे बहुत कटुता बीच में आ चुकी है। तो ये एक चीज़ देखने को रहेगी। अगली बात करें, अगर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक का जो बदलाव हुआ है वो भी एक आज ट्रांसफर ऑर्डर में एक अनयूजुअल ऑर्डर था। वैसे जल शक्ति विभाग में एक ऑर्डर हुआ है क्योंकि जो ईएनसी प्रोजेक्ट हैं वो धर्मेंद्र गिल को बनाया गया है, जो पहले मंडी में ही थे, चीफ इंजीनियर मंडी में थे, लेकिन वो यहाँ एसजेपीएनएल के एमडी भी थे। अब एसजेपीएनएल का एमडी लगाया गया है डॉक्टर पंकज ललित को, डायरेक्टर एलएसी के साथ, भाषा एवं संस्कृति विभाग भी इनके साथ रहेगा। लेकिन एलिमेंट्री के डायरेक्टर पद से इनको बदला गया है, वहां भेजा गया है विजय कुमार को। एचएएस अधिकारी हैं 2002 बैच के, यानी कि पंकज ललित से भी 3 साल जूनियर हैं और 2002 बैच के ही ये स्पेशल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी थे और इससे पहले ये डीटीडीओ चंबा रह चुके हैं। तो ये जो है एक हमारे पास ऑर्डर इनका, डीटीडीओ थे इससे पहले, यानी कि डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर, और उसके बाद ये स्पेशल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी इनको यहाँ सेक्रेटरी लाया गया था। कुछ ही महीने इनके ऑर्डर हुए थे सेक्रेटरीट के और इसके बाद इनको अब डायरेक्टर एलिमेंट्री एक बहुत बड़ी असाइनमेंट दी गई है और ये मुझे लगता है इनके अपने कैरियर में ये सबसे बड़ी असाइनमेंट होगी अब तक की, क्योंकि एलिमेंट्री को हैंडल करना बहुत एक बड़ा जहाज है एजुकेशन डिपार्टमेंट, और उसमें भी जो एलिमेंट्री है इस वक्त क्योंकि पॉलिसी मैटर उलझे हुए हैं, जेबीटी है, जो शास्त्री है, टीजीटी हिंदी संस्कृत पदनाम वाला जो मैटर है वो आरएनपी रूल का मैटर, कई तरह के मामले उलझे हुए हैं। ऐसे में इनको ये जिम्मा मिला है और इसलिए अब ये आने वाले टाइम में ये देखना होगा। सन्नी शर्मा जो एसडीएम रोहडू थे उनको अब एसडीएम राजगढ़ भेजा गया है। यादविंद्र पॉल जो एसडीएम राजगढ़ थे इनको एसडीएम रोहडू भेजा गया है।
ये साथ में एक ऑर्डर इसके साथ हुआ है। बाकी जल शक्ति वाले जो ऑर्डर थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिए। अब बात करते हैं आगे, अब पूरी तरह से अब राइडर स्पेसिफिक बात करेंगे, जिसको लेकर बहुत सारे लोग बड़े दिन से डिटेल चाह रहे थे और बहुत सारे लोग बड़े दिन से जो हमें भी आग्रह कर रहे थे कि इस मैटर को आप बीच में भूल गए, बीच में आपने ये मैटर छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं था। नई बात यह है कि जो मैं आपको बार बार आग्रह करता हूँ, हिमाचल छोटा सा स्टेट है, यहाँ डेली ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होती, ना ये पॉसिबल है, ना सरकार के लिए ना हम लोगों के लिए। और जो दूसरा एक कैटेगरी होती है कि हम जो हेडिंग को प्ले करके अगर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ जैसा कुछ बताएं तो वो हमारा मैंने आपको पहले से बताया है कि वो हम एटलीस्ट मेरा रास्ता नहीं है। हम लोग ये बिल्कुल कोशिश नहीं करते, जो चीज फैक्चुअल हो वही आपको बताते हैं। और इसीलिए अब जो मैटर है वो राइडर वाला मैटर है। 3 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। पहले उन लोगों को मैं बता दूं, क्योंकि हमें बड़े से कई अधिकारी मुझे कहते हैं जब मैं सचिवालय भी जाता हूं कि आप हर बार अपने जो ये राइडर वाला मैटर लेते हैं, ये राइडर का मैटर है क्या। बेसिकली जिन लोगों के लिए लागू नहीं है उनको पता नहीं है, जिनके लिए लागू है उनको पता है। और जब पिछले जो पे कमीशन था, अभी वाला तो नहीं, पिछले वाले पे कमीशन को जब हिमाचल सरकार ने भी, पंजाब ने जब ओवर एंड अबव दे दिया था तो यहां पे लागू किया था, लेकिन 2 साल की शर्त लगा दी थी कि हम देंगे जरूर हायर ग्रेड पे, लेकिन 2 साल के बाद, रेगुलर सर्विस के बाद देंगे। वो शर्त लगी रही। अब कॉन्ट्रैक्ट की अवधि कम होती गई, अब 2 साल के बाद है। 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद अब कर्मचारी रेगुलर होता है, फिर 2 साल वो रेगुलर रहता है, फिर इसको हायर पे बैंड या हायर ग्रेड पे का लाभ मिलता है। अब 3 जनवरी 2022 के बाद, क्योंकि इस डेट को नए पे रिवीजन रूल लागू हुए जो 2016 से इफेक्टिव थे, और उसके बाद इनको ये लाभ मिलना बंद हो गया, क्योंकि उसके बाद तो लागू होना नहीं था। और इसीलिए 3 अप्रैल को जब कर्मचारियों का सम्मेलन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने पीटरहॉफ में बुलाया था, वहां मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट कर दी कि वो सरकारी विभागों में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों के लिए जो 3 जनवरी 2022 से पहले रेगुलर हो गए थे, वो इनको हायर ग्रेड पे के लाभ देने की घोषणा करते हैं। अब जब इसकी इंटरप्रिटेशन में गया मैटर, तो फाइनेंस ने यह कहा कि हमने सिर्फ रेगुलर हो चुके कर्मचारियों के लिए कहा था, क्योंकि मान लीजिए 3 जनवरी 2022 तक जो कर्मचारी रेगुलर हो गया, रेगुलर वो पहले से हो गया, लेकिन वो उसके 2 साल पूरे हो रहे थे, मान लीजिए फरवरी में या जनवरी में ही हो रहे थे 3 जनवरी के बाद, तो उसको हायर ग्रेड पे की जो कैलकुलेशन थी पे बैंड में, वो जो नए पे कमीशन में वो नहीं हो पा रही थी। तो ये फाइनेंस ने ये कहा कि हमने रेगुलर वालों के लिए किया, और जो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ कह रहा था कि हमने डिमांड कार्यरत के लिए किया था कि जो 3 जनवरी 2022 तक सरकारी विभागों में आ गए हैं, चाहे वो रेगुलर हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, चाहे वो बाकी कैटेगरीज पे हैं जो नॉन रेगुलर कैटेगरीज हैं। और इसी इंटरप्रिटेशन के कारण ये फाइल एक बार फाइनेंस से सीएम ऑफिस में गई, लेकिन उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी ने ये लिख दिया था कि हमारे साथ जो पहले चर्चा हुई थी तो मतलब ये था। बाद में जो यूओ नोट आया मुख्यमंत्री कार्यालय से वो कार्यरत वाला आ गया, और उन दोनों को जब जो पैराज जो है वो सीएम ने देखे तो उन्होंने उस पर डिस्कस लिख के वापस फाइल भेज दी। जब डिस्कस लिख के वापस फाइल भेजी तो फिर ये मैटर इसलिए उलझ गया क्योंकि बीच में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शिमला में नहीं थे, क्योंकि ये 2 बार इनको बाहर जाना पड़ा था। और जो फाइनेंस वाले थे वो इसलिए चुप बैठ गए कि जब तक सरकार नहीं कहती फिर हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। हालांकि फाइनेंस ने दोनों ही परिस्थितियों के लिए कैलकुलेशन करके रखी थी कि उसमें फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या रहेगी और इसमें फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या रहेगी, और इसीलिए इन दोनों तरह से फाइल बनी हुई थी। फिर जब मंडी में लोग मिले तो उस दिन भी हमने आपको बताया था, जब मंडी में लोग मिले, यही लोग मिले थे, राइडर वाले ही, और इसमें भी अब 2 ग्रुप बन गए थे, क्योंकि जो रेगुलर हो चुके कर्मचारी थे उनको ये लग रहा था कि कार्यरत कर्मचारियों के चक्कर में कहीं हम पीछे ना रह जाए या हमारा मैटर भी ना उलझ जाए। और जो कार्यरत वाले लोग थे उनको ये लग रहा था, क्योंकि जो हमें भी व्हाट्सएप कर रहे थे, बहुत सारे व्हाट्सएप, एक दिन तो हद हो गई थी, यानी कि मोबाइल जो है वो भी जैम होने की जो स्थिति में है। और ये सभी जगह व्हाट्सएप आ रहे थे राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष को भी, इवन चीफ मिनिस्टर के मोबाइल पर भी। और इसी वजह से जब ये मंडी में मिले तो फिर सीएम ने वहां भी कहा कि महासंघ के महासचिव को कि पहले फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ बैठ के इस मसले को सॉर्ट आउट करिए, उसके बाद फाइल हमारे तक भेजिए।
उसके बाद जब ये शिमला आ गए और फिर कल मैंने जैसे आपको बताया 3 स्तर पे बैठकें हुई। पहले इनकी आपस में हुई सीएम और महासंघ अध्यक्ष की, ये तो एक तरह से जो अनौपचारिक बैठक थी उस तरह से थी। उसके बाद राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष और इनके साथ जो एसीएस फाइनेंस हैं प्रबोध सक्सेना, इन्होंने आपस में बैठक की। उसके बाद सीएम ने दोनों को बुलाया और फिर चर्चा की। आज सीएम किन्नौर गए हुए थे, जब वापस आए तो उसके बाद ओक ओवर दोबारा से हुए, बैठक हुई और उसमें राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ओक ओवर में थे। उसके बाद सीएम ऑफिस से फाइल मंगवाई गई, ओक ओवर में ये फाइल फिर साइन हुई और साइन होने के बाद वापस चली गई है। शाम को जब हमने पता किया तो एसीएस फाइनेंस तक फाइल नहीं पहुंची थी और ये मुख्यमंत्री कार्यालय से जो आधिकारिक सूत्र हैं उन्होंने कंफर्म किया, इतना सा बात कह के कि वो अभी कोर्ट हमें ना करें, लेकिन आप इतना समझ लें कि राइडर वाला इशू सॉल्व हो गया है। तो ये कंफर्मेशन हमने जो ली वहां की थी। हमने हालांकि प्रबोध सक्सेना से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन तक फाइल नहीं पहुंची थी और वो कल ही इसमें कंफर्म कर पाएंगे जब उनके सामने ये फाइल आ जाएगी। अब दूसरी बात इसमें यह है कि कंफर्मेशन अगर जिसकी हम करें तो वो है राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर। अश्विनी ठाकुर ने क्लियरली कहा कि जो फाइल ओके हुई है, क्योंकि महासंघ मुख्यमंत्री के सामने जब बैठक हुई तब भी अड़ा हुआ था कि इस स्टेज पर, क्योंकि पहले ही डिले हो गया है, ऑलमोस्ट तीसरा महीना लगने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, और इसीलिए महासंघ का यह कहना था कि हम इस स्टेज पर अधूरी नोटिफिकेशन नहीं चाहते और अब नोटिफिकेशन सभी के लिए होगी, जो कार्यरत है उसके लिए भी, जो रेगुलर है उसके लिए भी। इसीलिए हम उसी पे स्टिक कर रहे हैं और यही डिमांड हमने पहले की थी, यही अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री ने भी कार्यरत शब्द कहा है अपने भाषण में, तो हम यही डिमांड कर रहे हैं। इस डिमांड की वजह से ही अब आज जो फाइल हुई है, महासंघ अध्यक्ष ने ये दावा किया है। वैसे इससे पहले 3 स्तरों पे जब बैठक हुई थी, कल भी एक बैठक के गवाह तो मैं भी था, क्योंकि जब मैं किसी कारणवश वहाँ कंफर्मेशन के लिए गया हुआ था तो उसी वक्त ये डिस्कशन में भी प्रोसेस था। इसीलिए मैं इसमें भरोसा कर रहा हूँ और अपने व्यूअर्स के लिए भी कह रहा हूँ कि जो अभी एग्जैक्ट कंफर्मेशन वाली जो स्थिति है तीनों स्तरों पर वो मैंने आपको बता दी। और इसके बाद अब आपको जो इंतज़ार करना है, अब जो एक जिसको बोलते हैं एक वैलिड जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि अब नोटिफिकेशन कब होगी। आज जो मैं आपको बात बता रहा हूं उस बात में एक महत्वपूर्ण बात उसमें यह है कि जो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं उनका इंटरेस्ट ये है कि वो कैबिनेट से पहले इसकी नोटिफिकेशन करवा दें। कैबिनेट है परसों, इसीलिए नोटिफिकेशन कल, परसों भी नहीं, कैबिनेट तो 25 को है और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो कल या परसों दोनों दिन कभी भी हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है क्योंकि अभी भी जो फाइल है वो फाइल कंप्लीट होके गई है और अगर एसीएस फाइनेंस चाहें तो वो नोटिफिकेशन कर सकते हैं और अगर वो चाहें तो कैबिनेट में भी जा सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट नज़दीक है। तो ये दो चीज़ें एक साथ है इसमें और इसीलिए मैंने आपको दोनों स्थितियों में बता दिया। अगर नोटिफिकेशन होनी होगी तो कल हम इसका अपडेट आपको एक लेकर देंगे, और क्योंकि कल तक जो फाइल है वो पहुंच जाएगी एसीएस फाइनेंस के पास और उसके बाद हम आपको इसकी अपडेट अगली देंगे। दूसरी बात इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जीओए आईटी और जो क्लर्क की पैरिटी है उसका क्या हुआ, क्योंकि दोनों फाइलें एक साथ थी और दोनों को लेकर जो अभी तक हमारे पास अपडेट है, जब फाइल एक साथ है तो नेचुरली जो डिसीजन है वो भी एक साथ होगा और जो डिसीजन है वो कितनी जल्दी होता है इसमें फिर वो हम आपको कल अपडेट दे पाएंगे जब फाइल जो है वो फाइनेंस के ब्रांच में या फाइनेंस के आसपास पहुंच जाएगी। तो ये दो एक साथ मामले थे जो मैंने आपको बता दिया। एक खुशखबरी क्लियर आपको जो राइडर में फंसे हुए कर्मचारी हैं कि 3 जनवरी 2022 तक कार्यरत कर्मचारियों को भी खुशखबरी मिल सकती है। रेगुलर वाले तो खैर इसमें हो ही रहे हैं, सभी को आप देखिए कि जितने भी कर्मचारी इस कैटेगरी में आएंगे उन कर्मचारियों को जो फायदा है इसमें वो फायदा 15 से 20 हजार रुपए जो है लाइफ टाइम का फायदा है, ये वन टाइम का फायदा नहीं है। और क्योंकि हायर ग्रेड पे की जो कैलकुलेशन है वो कुछ कर्मचारियों के लिए बहुत नुकसानदायक हो रही थी, उन्हीं के साथ लगे हुए लोग उनको और
दूसरे वालों में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा था, और इसी डिफरेंस की वजह से ये कर्मचारी परेशान थे, और इसी कारण हमने ये बार बार मैटर पुश किया और बार बार आपकी बात सरकार तक पहुंचाई, बार बार आपकी बात आगे रखी। लेकिन एक बात जरूर है, राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष को भी ये क्रेडिट जाता है। बेसिकली जब ब्यूरोक्रेसी बीच में उलझी हुई हो और फाइल घूम रही हो बार बार ऊपर, तो एक नहीं चार चार स्तरों पर जो माथा मारना पड़ता है। जो लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं या जिन्होंने अलग तरह के डिफरेंट रीजंस पे मान लो अपनी अलग लाइन पकड़ी हुई है, वो भी इस बात को समझ रहे होंगे कि जहां मसले सुलझाने होते हैं, मसले बिगाड़ना बहुत आसान है लेकिन मसले सुलझाना मुश्किल होते हैं, क्योंकि पेशेंस बहुत चाहिए चार चार स्तरों पर झेलने की, कोई क्वेरी लगे उसको ओवर रूल करवाने की, और जो डाटा रिक्वायर्ड हो उस डाटा को पहुंचाने की, और उसके बाद फिर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसको कन्विंस करने की, और खासकर जब जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी 100 करोड़ से ऊपर जा रही हो। ये आप देखिए, जब ये अगर कार्यरत वाला नोटिफिकेशन हो गई, अभी मैं आपको नोटिफिकेशन की बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन अगर कार्यरत वाली नोटिफिकेशन भी हो गई तो आप देखिए ये मामला ऐसा हो जाएगा कि इसकी जो लाइबिलिटी है वो 100 करोड़ से भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस साल ये हायर ग्रेड पे की कैलकुलेशन होनी है, मान लीजिए जो अभी कॉन्ट्रैक्ट पर है उसके लिए तो कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर और रेगुलर के बाद 2 साल का राइडर तो फिर वो 4 साल की हुई, 3 से 4 साल के तो गैप बनेगा, लेकिन जो अभी रेगुलर है उसको भी इमीडिएट बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये एक रिलीफ है। हालांकि कल का दिन अभी हमारे पास है इसको फॉलो करने का। अगर एसीएस फाइनेंस चाहेंगे कि ये 25 को कैबिनेट में इसके ओके करवाना है, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर है और ये पॉसिबल है कि वो उसको ओके करवाना चाहें, तो फिर हम उसको आपको आगे भी इसको लेकर जो अपडेट है वो लगातार देते रहेंगे। तो ये आज का एक प्रमुख बात थी। इसके बाद अब आपकी जो क्वेरीज हैं अगर उनको भी आपको फटाफट बता दें, तो 4/9/14 को सतपाल शर्मा कह रहे हैं वो मैटर अभी फाइल पे नहीं है सर, तो इसको लेकर तो जब होगा तो हम बताएंगे। इसको लेकर सिर्फ पंजाब का इंतजार किया जा रहा है, यूजीसी स्केल, हालांकि फाइल इससे अलग हो गई है। 4/9/14 पर अभी भी पंजाब का इंतजार है। मोहित दिमान नोटिफिकेशन रिगार्डिंग ये हायर पे बैंड की बात कर रहे हैं, तो वो मैंने आपको बता ही दिया। 817 टाइपिंग रिजल्ट डेट, ये बहुत सारी क्वेरीज हमारी बाकी लाइव में भी आई थी, 6 बजे वाले लाइव में भी आई थी, लेकिन आज हम फोकस पूरी तरह से राइडर वाले मैटर पर थे, इसलिए इसको लेकर एग्जैक्ट क्लैरिटी के साथ फॉलो नहीं कर पाए हैं। कल कोशिश करेंगे कि इस मैटर को आपको एग्जैक्ट जो भी फाइल पे अभी चल रहा है उसको बताएं। मेघ सिंह इनिशियल स्टार्ट की बात कर रहे हैं, अभी इसमें कुछ नहीं हो रहा है। जस्टिस फॉर जेओए मीना शर्मा कह रही हैं, वो अगर 817 की बात कर रही हैं तो अलग है, अगर आप पैरिटी की बात कर रही हैं तो अलग है। आपको अपना जो क्वेश्चन है वो क्लैरिटी के साथ करना चाहिए। जहां तक नवीन कुमार थैंक्स कह रहे हैं, शुक्रिया जी। आगे इनिशियल स्टार्ट और भी सवाल आ रहे हैं। अश्विनी ठाकुर के लिए पुरु शर्मा लिख रहे हैं, क्लास 3 एम्प्लॉय की जॉब 60 साल तक होनी चाहिए, राजपाल शर्मा। चलिए ये डिमांड है आपकी, हम इसको पढ़ रहे हैं अभी, तो बात तो ठीक है। नरेश वर्मा शुक्रिया जी आपका भी। आगे नोटिफिकेशन रिगार्डिंग 3/1/22 ये हो गया मैटर, हमने आपको बता दिया। बाकी जब नोटिफिकेशन अब नज़दीक है, जब होगी तो हम आपको शेयर करेंगे, या तो कैबिनेट में जाएगी या पहले हो जाएगी, दोनों ही स्थितियों में। इनिशियल स्टार्ट ये मैटर थोड़ा अभी टफ है। जहां तक बात अगली है HPSCBL में पे कमीशन कब तक, कल हमने सतीश परमार जी बात की थी, और अगर जल्दी नहीं हुआ तो लगातार इस मामले में बात करते रहेंगे। 817 टाइपिंग की मैंने बात कह दी, कल थोड़ा सा आप इंतजार करें, पेशेंस रखें, कुछ इसमें सॉलिड जो इनपुट होगा वो आपको बताएंगे। जहां तक बात वेतन विसंगति की रिपोर्ट कब तक आएगी और OPS, ये दोनों बात कर रहे हैं, राजकुमार शर्मा भी इसमें कर रहे हैं, तो ये मैटर थोड़े अभी उलझे हुए हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट्स में होती है तो हम आपको बताएंगे। 3% की एनुअल इंक्रीज जो है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज की, कमल कुमार का सवाल है, अभी ये फाइल पे आया या नहीं वो आपको पूछ के बताएंगे, क्योंकि महासंघ ने तो इसके बारे में ज्ञापन आगे दे दिया था, और अनुबंध कर्मचारी एसोसिएशन ने भी, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। जहां तक हेडमास्टर प्रमोशन की हंसराज चौहान कह रहे हैं, तो ये रूटीन प्रोसेस है, फिर भी अपडेट आपको लेकर देंगे। लेक्चरर प्रमोशन भी इसी का पार्ट है। तपेश पुजारी का सवाल है, जल शक्ति विभाग में जूनियर ड्राफ्ट्समैन की प्रमोशन 12 साल, ये हम इंजीनियर संजय ठाकुर पूछ रहे हैं, इसके बारे में पता करके बताएंगे। जो जनवरी में रेगुलर हुए हैं क्या उनको भी मिल जाएगा हायर ग्रेड पे? अब नोटिफिकेशन होने
दीजिए अखिल राणा जी, फाइल अभी गई है, हमने भी नहीं देखी है, लेकिन कंफर्म ये हो गया है कि फाइल वापस हो गई है सीएम से साइन करके, जिसपे कभी डिस्कस करके रोक दिया गया था। तो आने दीजिए, क्लियर हो जाएगा उसमें। अगली बात है, जो मिंटू राम कह रहे हैं कि अश्विनी ठाकुर जी का धन्यवाद, और मेरा नहीं, उन्हीं का करिए जी, क्योंकि मेहनत सारी उनकी थी। हम तो सिर्फ एक चैनल है बीच में आपके और सरकार के बीच में, हम सिर्फ मीडिया एक माध्यम है। बाकी तो जो लोग आप लोग डिमांड करने वाले हैं, सॉल्व करवाने वाले महासंघ के अध्यक्ष हैं, वो आप लोगों का आपस का वो है, हम तो सिर्फ माध्यम है। कॉरपोरेट पेंशन, रजत शर्मा कह रहे हैं ये डिमांड की बात हो गई। 3% की बात योगराज सिंह गिल जी पहले भी आ गई थी, तो हम उसको अपडेट आपको देंगे। जेओए का 10% कोटा जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलना है, नोटिफिकेशन कब तक होगी, ये भी कार्मिक विभाग से पूछेंगे, बात करने के बाद आपको बताएंगे। और जो मैटर अगले हैं वो जो हैं पीईटी के बारे में कुछ करो, ये राजकुमार कह रहे हैं। 2012 में लेफ्ट आउट कैटेगरी वीरेंद्र वीरू भार्गव जी, बिल्कुल आपका वैलिड है जो डिमांड है, लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा है इसका, तो इसलिए हम आगे क्या कहें। जहां तक पे कमीशन अलाउंस जो हैं वो, अरविंद शर्मा जी, अलाउंस तो हम पे कमीशन के हिसाब से देते ही नहीं। रिवाइज पेंशन कब डिसाइड होंगे, गुरतेज कुमार जी, ये विभागीय रूटीन केस हैं, अगर आप स्पेसिफिक किसी डिपार्टमेंट की बात करें तो हम जवाब इसका ला सकते हैं। कैबिनेट मीटिंग में कॉर्पोरेट पेंशन की बात है, रजत शर्मा बिल्कुल नहीं, अभी तक कोई एजेंडा ऐसा नहीं बना है। राइडर का मैटर ये राहुल नेगी जी विस्तार से बता दिया। अनुबंध कर्मचारियों की हायर ग्रेड पे, वो भी कन्याल ओपी शर्मा जी नोटिफिकेशन का इंतजार करें। एनजीओ के अधिकारियों, चलिए ठीक है, ये प्रिंस ठाकुर कह रहे हैं। एरियर का क्या हुआ, दीपराम चौहान जी, जैसे ही लोन लेने की नोटिफिकेशन होगी एरियर की फिर अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री करेंगे, ये एक रूटीन का प्रोसीजर है, डायरेक्ट डिसीजन इसका नहीं होगा जी। करुणामूलक जल शक्ति, ये मैंने आपको बता ही दिया पहले ही। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर बैन, ये पवन सोनी पूछ रहे हैं, अभी तक तो हटा नहीं, और ट्रांसफर हो भी रही हैं तो हटा भी है, तो आप देख लें अब इसमें क्या ऑप्शन आपने लेनी है। जिला परिषद का जो विलय का तो पता नहीं जी, लेकिन कर्मचारियों का मर्जर जो है उसको लेकर अगली कैबिनेट में उम्मीद है, और अगर कुछ हुआ तो हम आपको इसकी जानकारी जरूर देंगे। सीनियरिटी फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये बात अलग है, वो उस पर कुछ अभी हो नहीं रहा है, और बाकी सारी चीजें जो हैं वो लगभग हमें रिपीटेड सवाल आगे दिख रहे हैं। जेबीटी का भी बीच में आया, देखो जेबीटी में तो कमीशन वाला हो गया था, बैच वाइज वाला अभी हुआ नहीं है, तो उसके लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये सारी अभी बातें थी। बाकी अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो कृपया आप इसी कमेंट बॉक्स में करते रहें, ताकि हमारी टीम यहां से आपके जवाब हैं वो भी ले, और उसके बाद आपको हम जवाब दे सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद।